वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। मैं उमाशंकर गौड़ आपके लिए लेकर आता हूं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न तथ्यों पर आधारित वीडियोज़ जो कि ज्योग्राफी पढ़ने में आप लोगों की बहुत अधिक मदद करते हैं। और मैं लगातार विभिन्न तथ्यों पर आधारित वीडियो लेकर अपने इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा। सो एन्जॉय ज्योग्राफी विथ मी। मेरे साथ ज्योग्राफी का आनंद उठाइए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल के माध्यम से। लाइक, शेयर और एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के माध्यम से भी चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन पर नोटिफाई में करना ना भूलें। अगर आप नोटिफाई करेंगे तभी आपको मेरे वीडियो की तुरंत जानकारी मिलती रहेगी और आप मेरे द्वारा प्रस्तुत होने वाले नए वीडियो से जुड़े हुए रहेंगे और अपनी जानकारी को बहुत विस्तृत कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के वीडियो की ओर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पार्ट 2। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने चर्चा की थी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की भूमिका, उसके विकास तथा प्लेट विवर्तन के अंतर्गत बनने वाली 3 प्रकार की सीमाएं, अपसरण, अभिसरण व रूपांतर। इन 3 सीमाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा की थी। अब आगे आज हम चर्चा करेंगे विश्व की प्रमुख प्लेटों के बारे में तथा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की प्रमुख आधारभूत कल्पनाओं के बारे में तथा हिमालय अपलेशियन पर्वतों के निर्माण प्रक्रिया तथा भारतीय प्लेट के संचलन के माध्यम से हम वैश्विक प्लेटों के संचलन को समझने का प्रयास आज के वीडियो के तहत करेंगे। तो आइए पहले चर्चा करते हैं हम आज के इस वीडियो में विश्व की प्रमुख प्लेटें। विश्व की प्रमुख प्लेटों को लेकर या स्थलमंड की प्लेटों को लेकर सभी विद्वान एकमत नहीं है। ड्रिट्ज व हेराल्ड ने इनकी संख्या 10 बताई, डब्ल्यू मॉर्गन ने इनकी संख्या 20 बताई, लेकिन सामान्यतः भूपटल पर 7 बड़ी व 14 छोटी प्लेटें हैं जो कि दुर्बलता मंडल पर स्वतंत्र रूप से तैर रही हैं। दुर्बलता मंडल जो कि मेंटल का ऊपरी भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिसका विस्तार 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है और ये मैग्मा का भंडार है। और मैग्मा का भंडार होने की वजह से पृथ्वी का यह आंतरिक भाग द्रव अवस्था के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप मेरे पीछे के वीडियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखना न भूलें, जिसमें आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रत्येक बिंदु को विस्तार से समझाया गया है। अब प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं। पहली महाद्वीपीय प्लेट, जिस प्लेट का संपूर्ण विस्तार किसी एक महाद्वीप या 2 महाद्वीपों के नीचे हुआ हो। महासागरीय महाद्वीपीय, ऐसी प्लेट जिसका विस्तार महासागर और महाद्वीप दोनों पर हुआ हो। और महासागरीय प्लेट वह प्लेट जो संपूर्ण रूप से किसी महासागर के नीचे विस्तृत हो, उसे कहा जाता है महासागरीय प्लेट। तो ये 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 प्रकार की प्लेटें कैसी होती हैं। तो देखिए उदाहरण देता हूँ। महाद्वीपीय प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट है, वो पूर्ण रूप से क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है, क्योंकि ये यूरोप व एशिया के महाद्वीपीय खंड के नीचे विस्तृत हैं। महासागरीय एवं महाद्वीपीय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो महासागरीय एवं महाद्वीपीय है, क्योंकि इनका विस्तार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, भारत उपमहाद्वीप व हिंद महासागर के अधिकांश भाग में विस्तृत है। इसलिए इस प्लेट को महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। महासागरीय प्लेट, प्रशांत प्लेट जो है वो पूर्ण रूप से महासागरीय है, क्योंकि इसका विस्तार महासागर के नीचे, प्रशांत महासागर के नीचे इसका विस्तार है, इसलिए इसे महासागरीय प्लेट कहा जाता है। अब सोचता हूँ आपको अच्छे से ये तीनों प्रकार की प्लेटें समझ में आ गई होंगी। तो आइए चर्चा करते हैं विश्व की बड़ी 7 प्लेटें व प्रमुख 5 छोटी प्लेटों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। नाम से स्पष्ट है कि इस प्लेट का विस्तार जो है वो उत्तरी अमेरिका के पास है, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा अटलांटिक कटक जो है या अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित मध्य अटलांटिक कटक जो है, उसके पश्चिम का जो भाग है वो पूरा का पूरा इस प्लेट के नीचे आता है। और कैरिबियन तथा कोकोस जैसी जो छोटी प्लेटें हैं वे इसे दक्षिणी अमेरिकन प्लेट से पृथक करने का कार्य करती हैं। दूसरी आती है अपने
दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। नाम से ये भी स्पष्ट हो जाती है कि ये दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपीय भाग तथा अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिमी भाग की ओर विस्तृत है, क्योंकि मध्य अटलांटिक कटक के पूर्वी भाग की ओर उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप आता है। तीसरी है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है। इसका विस्तार अलास्का, क्यूराइल द्वीपीय समूह से प्रारंभ होकर दक्षिण में अंटार्कटिक रिज का संपूर्ण प्रशांत महासागर पर है। अर्थात ये पूरे प्रशांत महासागर पर विस्तृत है, फैली हुई है, इसलिए ये पूर्ण रूप से क्या है, महासागरीय प्लेट है। इसके किनारों पर फिलीपींस, नजाका तथा कोकोस लघु प्लेटें स्थित है। ये तीनों विश्व की सबसे बड़ी प्लेटें हैं। यूरेशियाई प्लेट। ये प्लेट मुख्य रूप से महाद्वीपीय है, जिसका विस्तार यूरोप एवं एशिया पर है। इसमें कई छोटी प्लेटें भी संलग्न हैं, जैसे पर्शियन प्लेट और चीन प्लेट। पर्शियन वर्तमान ईरान का जो भाग है वो पर्शियन प्लेट के अंतर्गत आता है, और चीन देश चीन प्लेट के ऊपर स्थित है। इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस दिशा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं नाम से, यूरेशिया। यूरेशिया यूरोप और एशिया, यूरोप पश्चिम और एशिया पूर्व। तो नाम में भी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है, तो इसकी दिशा भी कैसी होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ये एक महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है। इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हिंद महासागर, अरेबियन प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप पर विस्तृत है, और इसकी दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। छठी प्लेट आती है आपके अफ्रीकन प्लेट। ये समस्त अफ्रीका, दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग, हिंद महासागर के पश्चिमी भाग पर विस्तृत है, और इसकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर है। अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिका महाद्वीप के नीचे ये प्लेट विस्तृत है, या इसके चारों ओर स्थित सागरीय भाग पर इस प्लेट का विस्तार मिलता है। अंटार्कटिक महाद्वीप तथा इसके चारों ओर विस्तृत सागर पर इस प्लेट का विस्तार है। ये थी विश्व की प्रमुख 7 बड़ी प्लेटें। अगली आती हैं 5 महत्वपूर्ण छोटी प्लेटों के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा। ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, केवल ये प्लेटें कहाँ स्थित है इतना ही जान लेना बहुत है। जैसे पहली कॉकसीय प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है। नजका प्लेट, इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका प्लेट तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य है। अरेबियन प्लेट, इस प्लेट में अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भाग सम्मिलित है। इस प्लेट के अलावा अरब प्रायद्वीप का भाग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत भी आता है, ये ध्यान रखें। फिलिपाइन प्लेट, यह प्लेट एशिया महाद्वीप एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है। कैरोलिन प्लेट, ये न्यू गिनी के उत्तर में स्थित हैं। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी की आधारभूत कल्पनाएं, जिनके माध्यम से हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की सत्यता को जान सकते हैं कि ये सही है या नहीं। ये 3 बिंदु ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। जैसे पहला बिंदु कह रहा है, पहले बिंदु में ये चर्चा है कि महासागर या समुद्र जो है उसके नितल का विस्तार हो रहा है, उसके अधस्तल का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। कैसे हो रहा है कि प्लेटों में जब अपसरण हो रहा है, प्लेटों का जब क्या होगा, अपसरण होगा, तो अपसरण होने की वजह से उसके आंतरिक भाग से लावा बाहर निकलकर एक नई भूप्रपाटी का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा, जिससे सागरीय अधस्तल का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, और महासागरीय द्रोणी क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। देखिए क्या कह रही है ये कि समुद्र स्थल का विस्तारण हो रहा है, महासागर स्थलों में स्थित कटक लावा निस्तारण में सक्रिय हैं, मध्यवर्ती महासागरीय कटक महासागर की मध्य स्थित दरारें हैं जहाँ से पिघले सेल बाहर निकलकर, पिघले सेल मतलब मैग्मा, पिघले सेल किसे कहा जाता है, मैग्मा या लावा, यह है पिघले सेल। इनसे नवीन भूप्रपाटी का निर्माण हो रहा है और कटकों से बाहर की ओर भूप्रपाटी का विस्तार हो रहा है और महासागरीय द्रोणी चौड़ी होती जा रही है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि पिछले 60 करोड़ वर्षों का जब अध्ययन करते हैं हम,
पृथ्वी के क्षेत्रफल का पिछले 60 करोड़ वर्षों के अंदर के जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इस दौरान पृथ्वी के क्षेत्रफल में कोई भी अंतर नहीं आया है, ये लगभग समान रहा है तथा इसके अर्धव्यास में भी 5% से अधिक विस्तार नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में बात करें तो जितना भूपटल नष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, नष्ट, उतना ही वापस क्या हो रहा है, निर्मित भी हो रहा है। अर्थात जितना अपसरण और अभिसरण हो रहा है वो बराबर मात्रा में, जितना अभिसरण हो रहा है उतना ही वापस क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। अर्थात जितना नष्ट हुआ उतना वापस बन जाता है। अर्थात अंतर्जात व बाहिर्जात बल बराबर मात्रा में कार्य कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर लगातार निर्माण चलता रहता तब तक पृथ्वी बहुत लंबी चौड़ी फैल चुकी होती और लगातार विनाश होता रहता तो पृथ्वी अब तक नष्ट हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों क्रियाएं समान रूप से संचालित होती रहती हैं। और तीसरा और अंतिम बिंदु है वह है कि भूपटल का नवनिर्मित भाग जो है वो पुराने भाग से इंटरलॉक हो जाता है, बिल्कुल जुड़ जाता है उससे, उसका अभिन्न अंग बन जाता है। इंटरलॉकिंग, ऐसे ये इंटरलॉक हो गया, आपस में जुड़ गए ये, तो ये आपस में जुड़कर उस प्लेट का अभिन्न अंग बन जाते हैं। और ये नवनिर्मित भाग जो है वो किसी महाद्वीप पर भी हो सकता है तो किसी महासागर में भी हो सकता है। अब महासागर का तो हमने ऊपर पर चर्चा की कि मध्य अटलांटिक कटकों से या मध्य महासागरीय कटकों से लगातार लावा निकलता रहता है और उससे महासागरीय द्रोणी चौड़ी होती रहती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता रहता है। लेकिन महाद्वीपों पर कैसे होता है, तो आपने कई बार अखबारों में देखा होगा कि भयंकर भूकंप की वजह से धरती बीच में से फट जाती है। तो धरती बीच में से फटी तो उससे भी तो खाइयाँ बनी है, वो नया आकार ही तो है। पहले वो समतल थे लेकिन अब वहाँ पर एक खाई बन गई है, नई प्रॉपर्टी बन गई है, नई भू आकृति बन गई है, तो वो भी तो एक नया स्वरूप है, नई भू प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब देखिए पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो पर्वतों का निर्माण के लिए सबसे उत्तरदायी है वो है आपके अभिसरण। अभिसरण के माध्यम से वलन पड़ते हैं और वलन की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे कि हिमालय पर्वत कैसे बना। 2 चरणों में इस पर्वत का निर्माण हुआ। प्रथम चरण के अंतर्गत जो 38 भूसन्नति थी उसका विनाश हुआ और वह महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस गई और उससे वलन पड़े और वलन पड़ने से उभार उत्पन्न हुए। तो देखिए बात करते हैं दोनों चरणों की हम यहाँ पर कि पहला कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में वर्णित अभिसरण सीमा सिद्धांत द्वारा हिमालय एवं अपलेशन पर्वत श्रृंखला के निर्माण को समझा जा सकता है। अभिसरण सीमा का निर्माण तब होता है जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है। ये 3 प्रकार का होता है, महासागरीय, महासागरीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय। अर्थात 2 महासागरीय प्लेटें आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हों, या एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हों, या 2 महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के साथ आपस में नज़दीक आती हों। तो ये 3 प्रकार का अभिसरण पाया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, जिसमें इन सीमाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अब देखिए अभिसरण की सीमा सर्वाधिक विनाशकारी होती है, अर्थात विध्वंसात्मक होती है, भूप्रॉपर्टी का नाश करती है। हिमालय और अपलेशन का गठन एक महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण से हुआ है। पहले चरण में दोनों महाद्वीपीय प्लेटों का सागरीय किनारा आपस में अभिसरित होता है, तो एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपण होने से क्षेपित प्लेट के आंशिक गलन द्वारा मैग्मा का निर्माण होता है और ये मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन हिमालय पर्वत के निर्माण में ऐसी घटना घटित नहीं हुई, क्योंकि हिमालय निर्माण के अंदर नीचे धंसने वाली प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और वह हल्के पदार्थों से बनी हुई थी, इसलिए वह ज़्यादा गहराई में क्षेपित नहीं हुई और ज़्यादा गहराई में क्षेपित नहीं होने की वजह से वह प्रगलित नहीं हुई, मैग्मा में उसका रूप नहीं बदला। इसलिए हिमालय के साथ पहले चरण का ये दूसरा पार्ट घटित नहीं हुआ। दूसरे चरण के अंतर्गत क्या हुआ कि जो महासागरीय किनारा है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे पूर्णतः क्षपित हो गया, अर्थात सागर का संकुचन होता है। अंत में अंतिम चरण में महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराती है तथा संपीड़न के कारण उत्पन्न वलन प्रक्रिया द्वारा मोड़दार वलित पर्वत अर्थात हिमालय तथा अपलेशियन पर्वतों की उत्पत्ति होती है। देखिए
ये दो महाद्वीपीय प्लेटें, बीच में सागर है। ये मान लीजिए आपकी यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और बीच में जो ये खाली जगह दिखाई दे रही है ये 38 भूसन्नति है। ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं तो सागर समाप्त होता जा रहा है, और ये जब दोनों आपस में टकराएंगी तो एक दूसरे पर प्रेशर बनाएगी तो संकुचन होगा, और संकुचन होने से ये ऐसे ऊपर उठेगी और इस प्रकार से वलन पड़ जाएंगे, और क्या बनेगा? हिमालय पर्वत बनेगा, संकुचन की वजह से, वलन पड़ने की वजह से। इस प्रकार प्लेट विवर्तन के सिद्धांत न केवल हिमालय और अपलेशियन पर्वत की उत्पत्ति को समझाने में सहायक है, बल्कि इस सिद्धांत की सहायता से महासागरीय नितल, पैरामैग्नेटिक चट्टानें, भूकंप एवं ज्वालामुखियों का वितरण, ट्रेंच पर गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों आदि भौगोलिक विशेषताओं को भी आसानी से समझा जा सकता है। तत्पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, महासागरीय नितल कैसे विस्तृत हो रहा है, पैरामैग्नेटिक चट्टानें किस प्रकार बनी, भूकंप क्यों आते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जब रूपांतरण सीमा का निर्माण होता है तब बड़ी मात्रा में तरंगें उत्पन्न होती है और उन तरंगों की वजह से भूकंप आता है। ज्वालामुखी किस प्रकार बनते हैं? तो अपसरण की क्रिया की वजह से ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के मध्य अंतर। कुछ अंतरों के माध्यम से हम इन दोनों सिद्धांतों को एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे, और मैं जानता हूँ इन दोनों का अंतर जान लेने के बाद आप आसानी से इन दोनों सिद्धांतों से संबंधित आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? लाइक, शेयर करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और आपके सुझाव भी पूर्ण रूप से आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।